हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, ठीक है ना। देखिए शिक्षण के कुल मिलाकर के 3 स्तर होते हैं, ठीक है ना। कितने स्तर होते हैं? 3। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, लेकिन वो तीनों स्तरों का नामकरण किसने किया था, ठीक है, ये प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के स्तर बताए थे या किसने बताया था या किसने प्रतिपादन किया था, तो अगर पूछें तो शिक्षण के स्तर का नामकरण अगर किसने किया था तो उनका नाम था पॉल बीगी। लिखिएगा पॉल बीगी, ठीक है ना। शिक्षण के जो 3 स्तर होते हैं, इन तीनों स्तरों का जो नामकरण किसने किया था? पॉल बीगी ने किया था। नामकरण तो किया पॉल बीगी ने, लेकिन तीनों स्तरों का जो प्रतिपादन है, तीनों स्तरों का प्रतिपादन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है ना। ये भी लिखिएगा। नामकरण तो पॉल बीगी ने किया, लेकिन तीनों स्तरों का प्रतिपादन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया, ठीक है ना। तो जो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तरों का प्रतिपादन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया। अच्छा, अब वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वो तीनों स्तर हैं कौन कौन सा? तो पहला स्तर है स्मृति स्तर। पहला स्तर क्या है? स्मृति स्तर। नोट करिएगा, जो पहला स्तर है स्मृति स्तर, ठीक ना, स्मृति स्तर। दूसरा स्तर है बोध स्तर, बोध स्तर, ठीक है। और जो तीसरा है वो है चिंतन स्तर, ठीक है, चिंतन स्तर, ठीक। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर या बोध स्तर या चिंतन स्तर, इनका प्रतिपादन किसने किया था? तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया था। स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट ने, ठीक है ना। और बोध स्तर का मॉरिसन ने किया था। किसने किया था? मॉरिसन ने। दिख रहा है ना आप सभी को? और ये मॉरिसन पी हंट, मॉरिसन पी हंट, ठीक है ना। हर्बर्ट, मॉरिसन पी हंट, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक। तो ये 3 स्तर होंगे, बाकी कुछ भी होगा वो नहीं होगा। तो आपके प्रश्न शिक्षण कौशल में ऐसे बन सकते हैं, ठीक। अगर पूछ दिया जाएगा कि स्मृति स्तर का प्रतिपादन किसने किया, बोध स्तर का या चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया, तो नाम याद रखिएगा मनोवैज्ञानिकों का, ठीक है ना। तो ये है सिंपल सा बेसिक सा शिक्षण स्तर के बारे में नॉलेज, ठीक। अब तो हम ये पढ़ेंगे विस्तृत रूप में कि स्मृति स्तर क्या होता है, बोध स्तर क्या होता है और चिंतन स्तर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्मृति स्तर के बारे में, आप लोग स्मृति स्तर के बारे में देखिए। ठीक ना, स्मृति स्तर के बारे में हमने क्या बताया कि स्मृति स्तर किसने दिया था? बताइए, किसने दिया था? बहुत बढ़िया, हर्बर्ट। ये नाम याद रखिएगा, नाम ही आपको क्या करेगा? नंबर दिलाएगा। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था। जो स्मृति स्तर होता है ये शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है, तो लास्ट में क्या लिखा था आपने? चिंतन स्तर। लेकिन शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है या पहला स्तर कौन सा होता है? तो स्मृति स्तर होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक जानकारी तो आपको मिल गई कि यह
शिक्षण का, यह शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर होता है। निम्नतम स्तर होता है, ठीक है ना। यह शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर होता है, ठीक है। क्यों निम्नतम होता है? इसलिए कि इसी का सहारा लेकर के हम छोटी कक्षाओं में यानी कि निचली कक्षाओं में क्या करते हैं, बच्चों को गिनती सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी जो संख्याएं होती हैं, गणितीय संक्रियाओं को हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा निचली कक्षाओं में, इसमें निचली कक्षाओं में, इसमें निचली कक्षाओं में वर्णमाला, गिनती, पहाड़ा, पहाड़ा सही है ना, पहाड़ा सही लिखा हो ना, गिनती, पहाड़ा, ठीक ना, याद करने की प्रक्रियाएं होती हैं, याद करने की प्रक्रिया होती हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। स्मृति स्तर में क्या होता है, जो निचली कक्षाएं होती हैं, इसमें वर्णमाला हो, गिनती हो, पहाड़ा हो, या वस्तुओं को सिखाने की बात हो, या जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हों, ठीक है ना, उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, याद कराते हैं, ठीक है। ये है आपका स्मृति स्तर। और क्या क्या होता है इसमें, कुल मिलाकर के 5 चरण होते हैं, यानी कि इस स्मृति स्तर में भी कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। इसमें 5 चरण होते हैं, इसमें 5 चरण होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कितना चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, इसीलिए इसको हम पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। और आपसे कई बार पूछा भी गया होगा कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है ना। तो इसमें 5 चरण होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पंचपदी प्रणाली। लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि इसमें 5 चरण होते हैं, यानी कि स्मृति स्तर में 5 चरण होते हैं, इसीलिए हम पंचपदी प्रणाली भी इसे कहते हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर पंचपदी प्रणाली होता है, ठीक है ना, या पंचपदी प्रणाली उसमें शामिल है, तो वह स्मृति स्तर। अच्छा, वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं, यानी कि 5 चरण क्या क्या हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 5 चरण कौन कौन सा है, यही लिख दें, यही लिख देते हैं। 5 चरण वो कौन कौन सा है। पहला है प्रस्तावना, ये कैमरा में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक, प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, याद रखिएगा, ये जो क्रम है ना, ये क्रम आपको याद रखना है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद से क्या होता है, तुलना, ठीक है ना, उसके बाद से होता है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, और लास्ट में क्या होता है बताइए, अनुप्रयोग, ठीक है ना। लिख लीजिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ये 5 चरण हैं, ठीक है ना, स्मृति स्तर के। और इसीलिए इस स्तर को हम क्या कहते हैं, पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 चरण मौजूद हैं। और हर्बर्ट के द्वारा क्या किया गया है, ये पंचपदी प्रणाली दिया गया है। तो आपके प्रश्न बन गए, पहला तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा स्मृति स्तर है या निम्न में से कौन सा स्मृति स्तर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना, प्रस्तुत मतलब कौन शामिल होता है,
प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग होता है। और इसका क्रम भी याद रखिएगा, जैसे कि बी.एस. ब्लूम का क्रम है ना संज्ञानात्मक पक्ष का, ठीक ना, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग करके, वैसे ये भी है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जानेंगे। इसको मिटा देना, क्या है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण, अनुप्रयोगी क्या है। ठीक है ना, 5 चरण की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पंचपदी प्रणाली कहते हैं, पंचपदी प्रणाली। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया, प्रस्तावना, ठीक ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी पढ़े हैं प्रस्तावना कौशल, पढ़े हैं ना प्रस्तावना कौशल। तो बताइए प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, बताइएगा कोई। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि अध्यापक आते ही आते बच्चों पे टूट नहीं पड़ता है। अध्यापक आता है, ठीक है ना, तो कम से कम 5 मिनट का समय निकाल करके बच्चों को मोटिवेट करता है। ठीक है ना, बच्चों को मोटिवेट करता है मतलब बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों के अंदर किसी विषय वस्तु के प्रति, जो भी विषय वस्तु पढ़ाना होता है उस विषय वस्तु के प्रति क्या करता है, इच्छा जागृत करता है, रुचि जागृत करता है, रुचि उत्पन्न करता है। जो भी विषय वस्तु पढ़ाना है उसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता है, सारांश उसका बताने का प्रयास करता है। ठीक है ना, ऐसे मूवी होता है तो उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, उसी तरीके से अध्यापक जो भी पढ़ाने वाला होता है उसका सारांश छोटा सा वो आप सबके समाज वो बच्चों के समक्ष पेश करता है। उसके बाद से बच्चों के अंदर रुचि जागृत करता है, उनके भावों को समझ लेता है मनोवैज्ञानिक तरीकों से, और उसके बाद से क्या करता है, पढ़ाना वो शुरू करता है। वही होता है प्रस्तावना। आप इसमें एक लाइन में लिख लीजिएगा प्रस्तावना में कि विषय वस्तु को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना। क्या होता है, विषय वस्तु को संक्षिप्त में या संक्षेप में, है ना, बताना। तो क्या केवल यहीं तक ये बातें रह जाएंगी? नहीं, केवल विषय वस्तु को संक्षिप्त में बताना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना भी होता है, बच्चों के अंदर रुचि, इच्छा जागृत करना भी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चा उस विषय वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होगा, उस विषय वस्तु के प्रति प्रेरित नहीं होगा, ठीक है, तब तक वह अध्यापक के द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसे अर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रस्तावना बड़ा महत्वपूर्ण होता है शिक्षण स्तर में। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण, दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि बच्चे का जो भी पूर्व ज्ञान होता है, ठीक ना, उस पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जो भी पहले का ज्ञान है, ठीक है ना, उस पूर्व ज्ञान को हम क्या करते हैं, जो भी शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं उनका सहायता लेकर के हम उसको क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, पूर्व ज्ञान शिक्षण सामग्री की सहायता से। पूर्व ज्ञान शिक्षण सामग्री की सहायता से। ठीक है, तुलना, तुलना में क्या होता है, तुलना में बच्चे का जो भी वास्तविक परिस्थिति होती है उसकी हम जीवन से तुलना करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम जो भी चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं बच्चों को, तो हम ये तो देखते हैं ज़रूर हैं कि क्या बच्चा इस चीज़ को देखा है, ठीक है ना, अपने आसपास के परिवेश में क्या इस वस्तु को देखा है। हमने ऐसा नाम बोल दिया कि बच्चा कभी सुना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी हम सिखाएं वो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, ठीक है ना। लिखिएगा तुलना, क्या है, तुलना। और तुलना में बस एक लाइन लिखिएगा, वास्तविक जीवन की, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से तुलना। परिस्थितियों से तुलना। तुलना में क्या होता है, जो भी बच्चे का वास्तविक जीवन है, जो रियल लाइफ है, उसकी परिस्थितियों से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं।
यही होता है तुलना। उसके बाद से क्या है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये आपका चौथा स्टेप है, सामान्यीकरण। मतलब ये समझ लीजिए ना कि हम इसमें क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं निष्कर्ष निकालना, ठीक है ना, निष्कर्ष निकालना। आपको इतना कुछ नहीं ये याद रखना है, आपको तो ये क्रम याद रखना है, समझ में आ गया ना, ये क्रम याद रखना है। और लास्ट में क्या होता है, अनुप्रयोग, ठीक है ना, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में आप सभी को पता है कि जो भी बच्चा क्या करता है, जानकारी हासिल करता है, तो उस सीखी हुई जानकारी को हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सीखी हुई जानकारी को प्रयोग में लाना, सीखी हुई जानकारी को प्रयोग में लाना, सीखी हुई जानकारी को प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षण का जो स्तर है, सबसे निम्नतम स्तर कौन सा स्तर है, स्मृति स्तर। किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है ना। और इस स्मृति स्तर में क्या होता है कि जो निचली कक्षाएं होती हैं, उस निचली कक्षाओं में बच्चों को हम क्या करते हैं, गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला या छोटी छोटी चीज़ें हम क्या करते हैं, या छोटी छोटी विषय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ये होता है स्मृति स्तर। और इसी स्मृति स्तर में क्या किया गया है, 5 चरण दिए गए हैं। किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है, तो हर्बर्ट हैं। और 5 उन्होंने जो चरण दिया है वो क्या क्या है, वो है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। प्रस्तावना में हमने आपको बताया, प्रस्तावना में क्या होता है कि जो विषय वस्तु होता है, ठीक है, अध्यापक पहले जाता है क्लास में तो डायरेक्ट पढ़ाना नहीं शुरू करता है, जाता है तो पहले बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ क्या है वो परखने का प्रयास करता है। ठीक है ना, बच्चों का भाव क्या है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बच्चों के अंदर रुचि जागृत करना, बच्चों के वास्तविक जीवन को उसमें जोड़ने का प्रयास करना, उस विषय वस्तु से विषय वस्तु को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना, ये होता है प्रस्तावना। और ये सभी प्रस्तावना कौशल में आप सभी पढ़ चुके हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो भी हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं वो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बताना शुरू कर दें बच्चों के सामने। हम बच्चों को जो भी कुछ बताएंगे, ठीक है ना, वो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा होना चाहिए, उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब आप बताइए, एक 8 का बच्चा बैठा हो और उससे हम क्या करें, हम अगर कुछ तकनीकी की बात करें, और ऐसे तकनीकी की बात करें जिसका नाम उसने कभी सुना ही ना हो। ठीक है, अब छोटे से बच्चे के सामने अगर हम कैलकुलस की बात करें, लॉगरिथमिक की बात करें, तो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और बीए के बच्चे के सामने अगर हम एपी, जीपी, एचपी की बात करें, या उसके सामने हम कैलकुलस की बात करें, और उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तुलना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से तुलना, बच्चे का जो भी वास्तविक जीवन है उसकी परिस्थितियों से हम तुलना करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सामान्यीकरण, जो भी होता है उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। और अनुप्रयोग, बच्चा जो भी सीखा हुआ रहता है उस सीखी हुई जानकारियों को हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में अनुप्रयोग कहते हैं। तो ये रहा स्मृति स्तर, ठीक है ना। सुपर टेट में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर है, कौन सा नहीं है। तो 3 स्तर है, कौन कौन सा है, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है। स्मृति स्तर में क्या क्या शामिल है, ये से पूछेगा कि स्मृति स्तर में शामिल है या निम्न में से स्मृति स्तर नहीं है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग ये क्या है, शामिल है। सही क्रम है, स्मृति स्तर का सही क्रम है, ठीक है ना। तो सही क्रम भी याद रखिएगा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे बोध स्तर। समझ में आ रहा है ना, हाँ, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है बोध स्तर। दूसरा है बोध स्तर। अभी हमने आपको बताया बोध स्तर के जो जनक हैं कौन है, मॉरिसन। कौन है, मॉरिसन, ठीक है, लिखिए मॉरिसन।
ठीक है, मॉरिशन। शिक्षण स्तर में स्मृति स्तर के तदुपरांत तुरंत आता है कौन सा स्तर? बोध स्तर। ठीक है, अब देखिए उसमें हम क्या करते थे, विषय वस्तु को पहले प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे, स्मृति स्तर में छोटी छोटी चीज़ों को सिखाते थे छोटी छोटी कक्षाओं में। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा कुछ बड़ा होगा, है ना। ये क्या करता है, यह विषय वस्तु की, लिखिएगा, ये जो स्तर है ना, यह विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है, ठीक ना, विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है। ये क्या करता है, ये विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है। फिर आगे लिखिएगा, यह स्तर किसी अवधारणा का अर्थ, यह स्तर किसी अवधारणा का अर्थ, फिर व्याख्या, अर्थ समझने और अपने शब्दों में व्याख्या करने, समझने और अपने शब्दों में व्याख्या करने और अपने शब्दों में व्याख्या करने या खुद से समझकर विचार, निर्णय, या निर्माण पर जोर देता है, निर्माण पर जोर देता है। ठीक है ना। तो ये जो होता है बोध का मतलब ही होता है क्या, समझना, है ना। बोध का मतलब ही क्या होता है, समझना। तो साफ साफ ये समझ लीजिए कि जो बोध स्तर है इसमें समझने पर जोर दिया जाता है, ठीक ना, इसमें समझने पर जोर दिया जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बच्चे को जो भी कुछ पढ़ाएंगे और उससे कुछ समय बाद पूछेंगे तो हूबहू वैसे ही बताएगा जैसे अध्यापक ने बताया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसे क्या करेगा, उसे अपने हिसाब से उसको समझेगा और समझने के बाद अपने हिसाब से अपने टूटी फूटी शब्दों में अपने भाषा में आपको बताने का वो प्रयास करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपने शब्दों में, ठीक है ना, अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश करेगा, ठीक है। किसी अवधारणा को अपने तरीके से समझाने का या समझने का प्रयास करेगा। यही है आपका क्या, बोध स्तर। और आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर कोई टीचर अगर आपको पढ़ाता है और उसके बाद से कुछ पूछता भी है तो आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से जवाब देते हैं, आप अपने स्तर से जवाब देते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि किताब भी जैसे पढ़ लेते हैं और परीक्षा में अगर आपको लिखना होता है तो हूबहू वही लाइन लिखते हैं। अरे ये बात अलग है कि किसी का स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, या कोई परिभाषा होता है तो हूबहू वैसे हम लिख के आते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं हम उसको क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके, अपने हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को समझ करके और लिखने का प्रयास करते हैं। वही होता है इस बोध स्तर में। इसमें भी मॉरिसन ने क्या किया था, 5 चरण दिया था और उस 5 चरण का सही क्रम क्या है वो हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो लिखिएगा इसमें कि मॉरिसन ने क्या दिए थे, 5 चरण दिए थे, यानी कि इसमें भी क्या है, 5 चरण है, ठीक ना। यानी कि बोध स्तर के भी क्या है, 5 चरण है। और वो 5 चरण कौन कौन सा है, लिखिएगा। पहला खोज, ठीक ना। दूसरा है आत्मसातीकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक ना। तीसरा जो है आत्मसातीकरण है। चौथा जो है आपका खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, और चौथा है आपका संगठन।
पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। ठीक है ना, ये 5 क्या है, चरण है। खोज है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मसातीकरण है, संगठन है और अभिव्यक्तिकरण है। पूछा तो आपसे ऐसे ही जाएगा कि निम्न में से बोध स्तर है, तो ये पांचों क्या हैं, बोध स्तर हैं, बाकी क्या हैं, जो भी होंगे वो नहीं होंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि बोध स्तर को किसने दिया, तो मॉरिसन ने। तीसरा प्रश्न ये है कि इसका क्रम क्या है, ठीक ना, इसका क्रम क्या होता है, तो पहले खोज होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आत्मसातीकरण होता है, संगठन होता है और क्या होता है लास्ट में होता है अभिव्यक्तिकरण। ठीक है ना, यानी कि अंत में क्या होता है, अभिव्यक्ति की जाती है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक। और हाँ, ये आत्मसातीकरण क्या होता है, क्यों बताएगा। जीन पियाजे की थियरी में आत्मसातीकरण जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, उन्होंने खुद किया है। आत्मसातीकरण का अर्थ कोई बताए, क्या होता है आत्मसातीकरण करना, बताइए। आत्मसातीकरण का क्या मतलब होता है? हाँ ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इसको पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारियों को जोड़ना। ठीक है ना, बहुत आसानी से हम इसको कह सकते हैं आत्मसातीकरण में कि आत्मसात करना मतलब जो पुरानी जानकारी है उसमें नई नई जानकारियों को जोड़ते रहना, एक संप्रत्यय बनाना। ठीक है, जैसे छोटा सा बच्चा क्या करता है, पहले जैसे कि काला कुत्ता होता है, काली बिल्ली होती है, तो उसको पहले तो कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता भी कह देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। लेकिन बाद में जब वो संप्रत्यय निर्माण करता है, ठीक है ना, कि कुत्ते के भी 4 पैर, बिल्ली के भी 4 पैर, दोनों का रंग काला, ठीक ना, दोनों की एक एक मुँह, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, इन दोनों में अंतर है, वो है क्या, आवाज़। कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और इस आवाज़ के मतलब बिहाफ पे वो क्या करता है, अंतर करना जान जाता है। तो मतलब पुरानी जानकारियों में नई जानकारी को जोड़ते रहना, तब वो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, और ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। ठीक है, ये सारी आत्मसातीकरण है। इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे चिंतन स्तर। नेक्स्ट है चिंतन स्तर। ठीक है, मॉरिसन पी हंट। ठीक, मॉरिसन पी हंट ने, आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये शिक्षण का क्या होता है, सबसे उच्चतम स्तर होता है। ठीक है ना, और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है, स्मृति स्तर। तो लिखिएगा, यह शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर होता है। ठीक है ना, तो भाई देखिए, जब उच्चतम स्तर है इसका मतलब इसमें अन्वेषण शामिल होगा, इसमें गणितीय संकल्पनाएं व गणितीय संक्रियाएं भी समाहित होंगे, है ना। तो इसको भी लिखिए आप सभी, इसमें लिखिएगा, इसमें अन्वेषण, अन्वेषण माने क्या होता है, खोज, रिसर्च। अन्वेषण, वैज्ञानिक व गणितीय संकल्पनाएं समाहित होती हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, उच्च शिक्षण स्तर है, तो इसमें जो भी होगा गणितीय संकल्पनाएं होंगी, वैज्ञानिक शोध होगा या अन्वेषण होगा, इसमें क्या होगा, शामिल होगा। अच्छा, इस चिंतन स्तर में कितने चरण हैं, इसमें 4 चरण हैं। ठीक है ना 4 चरण हैं, लिखिएगा, बहुत आसान है ना। समस्या की पहचान, इसमें भी कितने चरण हैं, 4 चरण। ठीक है ना, एक तो है समस्या की पहचान, समस्या की पहचान। दूसरा है संकल्पना निर्माण, संकल्पना निर्माण।
है। तीसरा है इकट्ठा करना, ठीक है। और सबसे माने इकट्ठा करना, किस चीज़ को इकट्ठा करना? आंकड़ों को, ठीक ना। और सबसे जो लास्ट में है वो है आपका संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष। संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष। संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष। समझ में आ गया? तो आप लोग पढ़ लिए पूरा का पूरा तीनों चरण, ठीक ना। शिक्षण के तीनों स्तर, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ठीक ना। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। स्मृति स्तर हर्बर्ट, बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन स्तर मॉरिसन पी हंट, ठीक। और उसका जो स्मृति स्तर है उसके कितने चरण होते हैं? 5, है ना, इसलिए हम उसको पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। और जो दूसरा ये पंचसूत्री अगर पूछा जाए या पंचसूत्री या पंचपदी प्रणाली की अगर बात किया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? स्मृति स्तर होता है, ठीक है। अब हम इसको मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र, शिक्षण स्तर के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं और कौन कौन से शिक्षण सूत्र नहीं होते हैं, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछता है कि निम्न में से शिक्षण सूत्र है, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र परीक्षा में बड़ा ही आसानी से पूछता है ना कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है और कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो बताइए शिक्षण सूत्र का जनक किसे माना गया है? शिक्षण सूत्र का अगर हम बात करें जनक किसे माना गया है? बताओ, पीछे से बताओ, आगे से बताइए। हाँ, स्पेंसर और कमेनियस को, ठीक है ना। लिखिए हर्बर्ट स्पेंसर व कमेनियस, ठीक ना। इनको क्या माना जाता है? शिक्षण सूत्र का जनक माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर व कमेनियस को शिक्षण सूत्र का जनक माना गया है, ठीक है। जिस तरीके से रस होते हैं ना, रस तो ढेर सारे हैं लेकिन मूल रूप से रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8, है ना। ढेर सारी रस हैं लेकिन मूल रूप से माना जाता है क्या? 8। उसी तरीके से शिक्षण सूत्र की भी संख्या ढेर सारी है लेकिन वास्तविक व मूल शिक्षण सूत्र माना जाता है कितना? 11। तो लिख लीजिएगा मूल शिक्षण सूत्र, मूल शिक्षण सूत्र माना गया है 11। आपसे पूछा जाएगा ना कि शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वैसे आप क्या करिएगा? 11 ही ट्रिक करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी जो 11 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी 11 शिक्षण सूत्रों को वास्तविक शिक्षण सूत्रों की संख्या में या सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो मूल शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 11। और इसके जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर व कमेनियस, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं? ठीक, तो पहला शिक्षण सूत्र है आपका ज्ञात से सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर लिखिएगा, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। या हम कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर, ठीक, सरल से कठिन की ओर। या हम कह सकते हैं इसको सरल से कठिन की ओर। सरल का मतलब ही होता है क्या? आसान। और कठिन या जटिल आप सभी को पता है, ठीक ना। तो बच्चे को हम जो भी कुछ सिखाते हैं पहले हम क्या करते हैं? पहले हम उसको सरल चीज़ें सिखाते हैं। जब तक बच्चे को आप ABCD नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तब तक बच्चे को हम क्या वर्ड नहीं सिखा पाएंगे, एप्पल नहीं सिखा पाएंगे, ठीक। तो यही होता है सरल से जटिल की ओर। बच्चे को पहले हम अंग्रेजी अगर हमें पढ़ाना होता है कक्षा 2 को, तो पहले तो हम क्या करते हैं? पहले हम खुद पढ़ते हैं। और जब खुद पढ़ते हैं और बच्चे हमारे साथ साथ पढ़ते हैं, दूसरी बात पहले तो पढ़ लेते हैं, है ना।
तो उनको वो जो वर्ड है वो वर्ड उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये वो इस वर्ड को ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद से एक आध बार पढ़ाने के बाद फिर हम क्या, ये देखो मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ाना हो बच्चों को तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम खुद पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे और बच्चों को क्या करेंगे, कहेंगे कि तुम मेरे साथ साथ पढ़ो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलो। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ाने के बाद अब हम क्या कहेंगे कि एक एक वर्ड का अर्थ लिखवाना शुरू करेंगे। जो वर्ड कठिन लगते हों, ठीक है, उसको हम लिखवाना शुरू करेंगे। अब उन वर्ड का बच्चे क्या कर लेंगे, अर्थ लिख लेंगे। फिर उन वर्ड के अर्थों को हम याद करने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद से खड़ा हो मतलब होका करके एक एक बच्चे को पढ़वाना शुरू करवाएंगे और फिर तब उसका हम क्या करेंगे, अर्थ बताएंगे। बहुत ही आसान है ना, आसान है कि नहीं? तो ये बताइए, ये जो हमने प्रोसेस अपनाया है, ये जो हमने प्रक्रिया गतिमान किया है, ये प्रक्रिया क्या था, जटिल से सरल की ओर था या सरल से जटिल की ओर था? सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो ऐसे प्रक्रियाओं को हम अपनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं क्या, सरल से जटिल की ओर या सरल से कठिन की ओर। इसमें आप एक एक 2-2 लाइन लिखते जाइएगा ताकि आप भविष्य में इसको भूल ना पाएँ, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें, पहले सरल अवधारणाओं को और पहले सरल अवधारणाओं को फिर कठिन अवधारणाओं को सिखाएं। अवधारणाओं को सिखाएं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि पहले हम क्या सिखाएं, वर्ण सिखाएं, है ना। चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, तो पहले हम क्या सिखाएंगे, वर्ण सिखाएंगे। और वर्ण के बाद क्या आ जाता है बताओ, शब्द आ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से क्या आ जाता है, वाक्य आ जाता है। तो बच्चों को पहले हम वर्ण अर्थात वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, शब्दों का ज्ञान कराते हैं, वाक्य का ज्ञान कराते हैं। और वाक्यों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, वाक्यों से मिल करके किसका निर्माण होता है बताइए, अनुच्छेद का। ये हिंदी का प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, वाक्यों से देखो, वर्णों से मिल करके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं ना। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस एज कॉल्ड एज सेंटेंसेस। फिर शब्द से वाक्य बन जाता है और वो कई वाक्यों के समूह से क्या बन जाता है, एक अनुच्छेद बन जाता है। तो वर्ण, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद, ठीक है ना, का ज्ञान कराएं, ठीक है। ये है आपका पहला शिक्षण सूत्र, सरल से जटिल अर्थात सरल से कठिन की ओर। दूसरा शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लिखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस शब्द से यही आपसे प्रतीत होता है कि ज्ञात का मतलब क्या होता है, पहले की जानकारी, और अज्ञात का मतलब होता है क्या, जो नहीं जानकारी में है, जिसको हमने सुना ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, वही होता है अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र में हम पहले बच्चों को उन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं जो बच्चा जानता है, ठीक है ना, जिसका जो वास्तविक जीवन में वो देख रहा हो, अपने आसपास परिवार पड़ोस में देख रहा हो, ठीक है ना, या कभी किन्हीं चीज़ों को सुना हो, सीखा हो, जानता हो, ठीक है। और उसी का हम क्या करते हैं, सहारा लेकर के, यानी कि उसी ज्ञात का सहारा लेकर के, उसी पहले या पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के हम उन सभी चीज़ों का बताने का प्रयास करते हैं जो उसकी जानकारी में नहीं है, जो अज्ञात है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना। मतलब साफ साफ ये समझ लीजिए, हम आम के चिन्ह से आ पहचानते हैं, न कि आ से हम आम पहचानते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे आम बना हुआ रहता है ना, तो पहले बच्चे के पास तो वो शब्द नहीं होता है, वो भाषा नहीं होती है, ठीक है ना, समझने की वो मानसिक क्षमता नहीं होती है ताकि वो समझ सके। तो पहले हम उसे क्या सिखाते हैं, पहले हम दिखाते हैं कि देखो बेटा ये आम है। क्या है, आम। बच्चा देखता है आम, धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है आम। फिर आम से उसके मुंह से निकलता है फिर क्या, आ। हम ये नहीं कहते हैं कि आ से आम शुरुआत में ही,
फिर ले थप्पड़ दे थप्पड़ करके आ से आम और से अनार सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम उसको अनार दिखाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं पहले उसको हम क्या करते हैं, उनसे हम उन अवधारणाओं को पहले समझाने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, ताकि उनके मन मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसको आम दिखा करके आ सिखा देते हैं, अनार दिखा करके अ सिखा देते हैं, कबूतर दिखा करके क सिखा देते हैं। यही होता है क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना। एक कलम का दाम बता करके 2 कलम का दाम पूछ लेते हैं, 3 कलम का दाम बता करके 2 कलम का दाम पूछ लेते हैं, ये क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब 1 कलम का जब हम दाम उसको बताएंगे कि 1 कलम 5 रुपये का मिलता है, तो बताओ 3 कलम कितने का मिलेगा, मतलब उसे ये ज्ञात है कि 1 कलम कितने का है, 5 रुपये का है, और ये अज्ञात है कि 3 कलम कितने रुपए का है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 कलम का दाम बता दिए और उससे हम 1 कलम का दाम पूछ लेंगे, तो भी वो बता सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो यही क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। चलिए आगे शिक्षण सूत्र है क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर, ना। आगे क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है ना। अब इसी को क्या करेगा ना, कंफ्यूज कर देगा आपको। आपने देखा क्या कि मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, इसी को क्या करेगा, प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है, और पूछ देगा अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है ना। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, या हम इसको कहते हैं ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है ना। बताइए मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है। हाँ, जो चीज़ें हमारे सामने हो, मतलब जो चीज़ें बच्चे के सामने हो, जैसे चार्ट हो, ठीक है ना, बच्चे के सामने मानचित्र हो, वो सभी क्या है, वो मूर्त है। और जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे अभी हाल ही में शामिल किया गया ना अमूर्त धरोहर, क्या है बताओ, कौन सा शामिल किया गया है अमूर्त धरोहर में, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया ना। अब दुर्गा पूजा को क्या आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, लेकिन उसके भाव को हम अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मूर्त से अमूर्त की ओर में क्या होता है कि पहले हम जो चीज़ें पहले स्थूल होती हैं, जो चीज़ें ठोस होती हैं, पहले हम उस चीज़ को दिखाते हैं और उसका सहारा लेकर के, ठीक है ना, जो चीज़ें सामने नहीं हैं उन सभी चीज़ों का हम ज्ञान प्रदान करते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है ना। इसी के जैसे है क्या, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है ना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है। देखो ये ना, ये तो इसमें तो मतलब ये नहीं होता है, ये मूर्त से अमूर्त की ओर में, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी तो आप लोग अपना जन्म तिथि भी भूल जाते होंगे, होता है कि नहीं होता है, होता है कई लोगों के साथ। जिन लोगों के साथ नहीं होता है ना, वो बड़े महान पुरुष हैं, ठीक है। जिनके साथ हो जाता है वो उनसे भी महान पुरुष हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, क्योंकि मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, सम नॉलेज सम कन्फ्यूजन। कभी कभी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम कभी ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि भैया मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, क्या मूर्त से मूर्त की ओर होता है, प्रकृति से तर्क संगत की ओर होता है, या तर्क संगत से प्रकृति की ओर होता है ना, या सॉरी मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर होता है, या तर्क संगत से मनोवैज्ञानिकता की ओर होता है, प्रकृति से अनुसरण की तरफ होता है, या अनुसरण से प्रकृति की तरफ होता है। समझ में आ रहा है ना, ये शिक्षण सूत्र हैं, अभी आगे हम पढ़ते जाएंगे। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर में क्या हो जाता है कि पहले हम प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं, यानी कि जो चीज़ें बच्चे के सामने हैं पहले हम उस चीज़ का हम प्रयोग करके या उसके सहारे हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर जो चीज़ें सामने नहीं हैं, अप्रत्यक्ष हैं, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आप सभी बीटीसी में पढ़े हैं, बीएड में पढ़े हैं, टेट में पढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हल्का फुल्का बस जान जाइए। अनिश्चित से निश्चित की ओर, है ना, एक क्या है शिक्षण सूत्र,
अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि जो चीज़ें क्या हैं, अनिश्चित हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें अनिश्चित हैं उसका हम सहारा लेकर के फिर निश्चितता को प्रकट करते हैं। मतलब साफ साफ सुन लीजिए, आप यूपी टेट का परीक्षा देते हैं, आप तमाम प्रतियोगात्मक परीक्षाएं देते हैं, तो जो प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, है ना। एक प्रश्न दे दिया गया हो, एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न अगर हम आपके सामने रखें कैसे कि संविधान सभा, जैसे हाँ उस दिन हम जिक्र कर रहे थे ना कि देश में क्या संविधान लागू हुआ, देश में संविधान लागू हुआ और 4 विकल्प दिया गया था। एक विकल्प क्या था, 26 नवंबर 1949, एक विकल्प था 26 जनवरी 1950 और भी 2 अन्य विकल्प थे, 22 जुलाई 1947 और 24 जनवरी 1950। 4 आपके सामने विकल्प हैं। तो किसी प्रश्न के जब 4 विकल्प दिए हैं मतलब वो क्या है, अनिश्चित है ना। आप ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न पढ़ेंगे नहीं या विकल्पों को केवल देख करके प्रश्नों का जवाब दे देंगे, ऐसा भी तो नहीं है। या प्रश्न पढ़ करके बिना विकल्प देखे जवाब दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर प्रश्न पढ़ करके और आप चारों विकल्प को ढक लिए हैं और प्रश्न पढ़ करके आप एक्यूरेट जवाब नहीं दे सकते। जवाब दे सकते हैं क्या, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति क्या है ये तभी स्पष्ट हो पाती है जब हम क्या करते हैं, उन बहुविकल्पों को देखते हैं, तब हमें प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। तो जो चीज़ें क्या हैं, जो 4 विकल्प हैं वो क्या हैं, अनिश्चित हैं, और उसमें हम एक ट्रिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब छोटे से बच्चे को क्या करते हैं, एक हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन दे देंगे कि भारत की राजधानी है और 4 विकल्प दे देंगे। एक विकल्प होगा कलकत्ता, दूसरा होगा मद्रास, तीसरा होगा दिल्ली और चौथा क्या हो जाएगा, नागालैंड। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस अनिश्चित में एक को क्या करेगा, टच करेगा, ट्रिक करेगा, गोला भरेगा, वो निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है ना। अब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक शिक्षण सूत्र है अब विशिष्ट से सामान्य की ओर। हाँ, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। समझ में आ गया ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम परीक्षा में कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, लेकिन सरल प्रश्न जो होते हैं, बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं, उसी में हम गलती करके आते हैं और फिर घर पे आते हैं तो अपने आप पे बहुत क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और उस क्रोध में खूब क्या करते हैं, थाली पटकते हैं, खाना नहीं खाते हैं, 2 दिन रोते हैं और फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बताओ गलत बोला क्या मैंने, विशिष्ट से सामान्य की ओर। खूब कहते हैं कि अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, 2-3 दिन तक वो उत्तेजनाएं, है ना, वो जुनून रहता है मन मस्तिष्क में, हृदय में, शरीर में, फिर उसके बाद से सारी चीज़ें एकदम सो जाती हैं कंबल ओढ़ करके, ठीक ना। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र में क्या होता है बताइए। इसमें विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल, स्पेशलाइजेशन, मतलब कोई भी विशेष बातों को बताएं, उसके बाद से उसका प्रयोग करके हम सामान्य बातों की तरफ जाएं, ठीक ना। जैसे हम आगे और आकर के कहे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, तो ये नाम ही एक अपने आप में क्या है, विशिष्ट है कि नहीं। और उसके बाद से इनका जीवन परिचय जो हम बता रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ठीक है ना। या गांधी जी की एक पुस्तक है क्या, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, हिंद स्वराज, वो भी गांधी जी की है। अब हमने बोल दिया कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक का नाम कभी आपने सुना है, बच्चा कभी सुना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके सामने ये जो चीज़ आया वो क्या है, विशेष है, विशिष्ट है। क्यों विशेष या विशिष्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। अब हम उसको बताते हैं बच्चों को कि देखो ये गांधी जी की पुस्तक है। अब बच्चा रुचि लेना शुरू कर देता है, उसके अंदर जिज्ञासा शांति ही नहीं होती है, बिल्कुल जिज्ञासा जागृत हो जाती है। तो कोई भी हम स्पेशल बातें बताएं, उसके बाद से मैंने विशिष्ट बातें बताएं, विशेष बातें बताएं, फिर सामान्य बातें शुरू करें। कोई आता है व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करता है तो छोटी बातें नहीं करता है, पहले सामान्य बातें नहीं करता है, वो स्पेशल बातें करता है, तभी तो उसका प्रोडक्ट जाएगा ना आप सबके बीच। उसी तरीके से कोई भी टीचर आता है और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है तो शुरुआत में जो प्रस्तावना होता है बड़ा स्पेशल होता है,
है ना, वो आते आते पहले बढ़िया ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पिनाका से क्या करो, रॉकेट छोड़ो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ेगा। तो यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र, मतलब स्पेशल बातें बताएं, विशिष्ट बातें बताएं, विशेष बातें बताएं, और उसके बाद से फिर सामान्य की तरफ बढ़ें। जैसे पहले किसी वस्तु के जो मुख्य गुण हैं उस मुख्य गुणों को बताना, अर्थात तो जो मुख्य गुण है वही स्पेशल है, विशिष्ट है, विशेष है, फिर सामान्य बातों को बताना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दवा है, ठीक, और उस दवा का सबसे जो गुण है, जो सबसे मेन गुण है, पहले मेन गुण को बता देंगे ना, अब बच्चे समझ जाएंगे कि अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, और फिर हम सामान्य बातों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे सामान्य बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो स्पेशल विशिष्ट बातों पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि संश्लेषण से विश्लेषण होता है कि विश्लेषण से संश्लेषण होता है, ठीक है ना। चलो कौन सा नंबर था, हाँ 7वां नंबर था, 7वां नंबर शिक्षण सूत्र का क्या नाम है बताओ, विश्लेषण से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि भैया संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ होता है, मतलब सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ होता है, या एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ होता है। मतलब हम पहले किसी चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि संश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे कि विश्लेषण करेंगे। मतलब समझ लीजिए विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक ना, और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो जोड़ करके तोड़ोगे या तोड़ करके जोड़ोगे, है ना, यानी कि टूटे हुए चीज़ों को जोड़ो, जुड़े हुए चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, समझा गया ना। जुड़े हुए चीज़ों को तोड़ोगे तो बड़ा दिक्कत होगी, और टूटे हुए चीज़ों को जोड़ोगे तो बड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। क्या है इसमें, पहले हम किसी चीज़ की क्या करेंगे, किसी भी चीज़ों को अगर हमें बताना है तो पहले हम उसको वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना, उसको छोटे छोटे अंगों में विभाजित करेंगे, वो क्या कहलाता है, विश्लेषण। कभी कभी हिंदी के अध्यापक पहले क्या करते हैं, एक वर्ड लिख देंगे और उस वर्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फिर अलग अलग उसका अर्थ बताएंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, एक में जोड़ देंगे, एक वाक्य बना देंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हम कहें हिमालय, एक शब्द है ना हिमालय, बड़ा ही प्यारा शब्द है हिमालय, ठीक ना। इसका हम क्या निकालेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्दों में तोड़ेंगे तो हिम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। गलत नहीं ना है, हाँ देख लेना, हिंदी बड़ा कमज़ोर है मेरा। हिम प्लस आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ़ और आलय का मतलब होता है घर, बर्फ़ों का घर। अब देखिए इस शब्द का भी हमने अर्थ बता दिया, इस शब्द का भी हमने क्या कर दिया, अर्थ बता दिया, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं विश्लेषण। और फिर हम क्या करेंगे, बर्फ़ों का घर अर्थात हिमालय, ठीक है, ये हो जाएगा संश्लेषण। तो पहले हम क्या करते हैं, अब यही नहीं, अगर ये अंग्रेजी में भी क्या किया जाता है, वर्डों को तोड़ा जाता है, इंग्लिश में भी क्या होता है, इंग्लिश में भी वर्डों को तोड़ा जाता है और उसका अर्थ बताया जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का हम क्या करें, पहले विश्लेषण करें, किसी छोटे छोटे शब्दों के अर्थों को, मतलब शब्दों को क्या करें हम, उससे भी छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, उसका अर्थ बताएं, फिर बच्चों को समझा दें। उसके बाद से अगर कोई क्या हो, अगर कोई बड़ा वाक्य हो तो उसको भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ अर्थों में विभाजित करके भी बताते हैं, शब्दों में विभाजित करके बताते हैं। देखते हैं कि एक दोहा अगर अध्यापक पढ़ा रहा होता है बच्चों को तो कैसे सिखाएगा, दोहा अगर पढ़ा रहा हो तो बच्चों को कैसे सिखाएगा, उन एक एक शब्दों का अर्थ निकालता है, और अर्थ निकाल करके फिर क्या करता है, उस पूरे दोहे का, पूरे चौपाई का, पूरे छंद का, रोला का, सोटा का अर्थ बताने का प्रयास करता है, ठीक है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब अंत में किसी चीज़ का हम कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, वही होता है क्या, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो चुका है, अब अगले दिन हम पढ़ेंगे फिर शिक्षण सूत्र संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना। समझ में आया कुछ? देखिए बहुत ही आसान होता है बड़े बच्चों को सिखाना, बहुत ही आसान होता है बड़े बच्चों को सिखाना, समझाना, बताना,
लेकिन छोटे बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। डीएम साहब या डीआईओएस साहब या बीएसए साहब को अगर विद्यालय में चेकिंग करने आ जाएंगे, ठीक है ना, अब उनको कहा जाएगा थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाइए, तो उनके लिए बड़ा कठिनाई महसूस होगा, ठीक है ना। लेकिन एक अध्यापक क्या करता है, पूरा मात जाता है, ठीक है ना, वो प्रशिक्षण प्राप्त किया रहता है, बच्चों के बीच में जा कर के पढ़ाता है, धीरे 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 वो भी सीखता है, ठीक है ना। तो सीखना सिखाना ये हमको जन्म जन्मांतर तक रखने चाहिए अपने अंदर। तो आगे हम क्या, अब कल शनिवार है ना, हाँ, तो कल हम पढ़ेंगे संपूर्ण से अंश की ओर। देखिएगा छोटी छोटी गलतियाँ मत करिएगा, क्योंकि आज हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करके ही इस मंच पे हैं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी।